हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पॉलिटी के पेपर से संबंधित कुछ बातों पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीएससी के मेंस जीएस पेपर 2 का भाग है और यूपीपीसीएस पेपर मेंस के यूपीपीसीएस जीएस पेपर 2 का भाग है। ये भाग बहुत ही अवधारणात्मक है और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ये पार्ट सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये पार्ट यूपीपीसीएस और आईएएस की संविधान और पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको ये समझ होनी चाहिए कि जब ये टॉपिक हम शुरू करें उसके लिए हमारी क्या क्या जरूरतें हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जीएस पेपर 2 क्या है। सबसे पहली बात कि जीएस पेपर 2 यूपीएससी की आईएएस परीक्षा और यूपीपीसीएस की परीक्षा के मुख्य भाग में का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेपर 2 के अंतर्गत आता है। और पेपर 2 में समाहित हैं 3-4 टॉपिक्स। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पेपर 2 का, जो मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है और सबसे ज्यादा अंक पेपर ये दिलाता है। ये पार्ट दिलाता है या सबसे ज्यादा अंक के प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं। दूसरा है शासन एंड सुशासन, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। ये टॉपिक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तीसरा टॉपिक है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का। चौथा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले हम ये शुरू करने से पहले एक दो बातों पर डिस्कशन कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूपीएससी का एक पार्ट है मुख्य परीक्षा का, पेपर 2 का, और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा का भाग है। दूसरी बात, प्रीलिम्स एग्जाम में ये सबसे अधिक अंक दिलाता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोनों ही परीक्षाओं का। परंतु ये परंतु इस पार्ट की एक विशेषता है, खास करके यूपीएससी में। क्या है विशेषता? है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पेपर 2 में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, खास करके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक में, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और खास करके प्रीलिम्स में, जहां पर बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और आपने एक भी मिस्टेक आपको पूरे मार्क्स आपके माइनस कर सकती है। मेंस में तो फिर भी एक आपके पास चांस होता है, चॉइस होती है कि अगर कोई बात आपसे मिस्टेक हो गई, आप कुछ भूल गए या आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ अंक उसमें प्राप्त हो जाएंगे। परंतु प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं टॉपिक को, आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप कंफ्यूज हैं टॉपिक में, तो आपके लिए इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा वर्ड लेता हूं, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य। गणराज्य और डेमोक्रेसी, अगर आपसे बोला जाए कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इनके बीच में क्या विभेद है, क्या आप बता पाएंगे? अगर आप बता ले गए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी की। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का टर्म हो, ये तो बहुत एक बेसिक और बहुत सिंपल टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रिपब्लिक की बात करेंगे तो एक बहुत, अगर सिंपल टर्म में समझे, एक सिंपल सी बात, तो हेड ऑफ स्टेट, राज्य का जो हेड है वो कैसा होगा? राज्य का जो संचालक है वो कौन होगा? इलेक्टेड होगा। इसका मतलब ये है कि भारत में या जो भी गणराज्य हैं, वहां पे हेड ऑफ स्टेट कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी समान व्यक्ति, चाहे वो कहीं से भी, किसी भी क्लास से, किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से, किसी भी जगह से आता हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो इलेक्टेड होने का अधिकारी है और वो इस पोस्ट तक जा सकता है, भारत के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। वहीं डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सर्वोच्च पद की बात नहीं करती, ये क्या बताती है? शासन।
शासन कैसे संचालित होगा, शासन कौन संचालित करेगा? तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोग इस शासन को संचालित करेंगे लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी क्या है? सिंपल सी बात, लोगों का शासन लोगों के द्वारा, सिंपल। तो ये क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तभी आप इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे, तभी इस टॉपिक में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये तो हमारे एक रीजन है इस क्लास को कंडक्ट करने का। बेसिक दूसरा रीजन ये है कि हम अपनी एक क्लास शुरू करना चाहते हैं या हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन एंड यूपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। इस बैच में आप जो भी डिस्कस किया जाएगा, जो भी कंटेंट हम देंगे, जो भी क्लासेस रिकॉर्डिंग करेंगे, वो बहुत हाई क्वालिटी की होंगी, फर्स्ट। सेकंड, उसमें जो भी कंटेंट और जो भी डिस्कशन होंगे वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बहुत काम होगा। और इसका जो विषय वस्तु रहेगी वो यूपीएससी स्टैंडर्ड की रहेगी। इसमें नॉर्मल बातें या सिर्फ फैक्चुअल बातें नहीं होंगी, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा बातें होंगी। इसलिए इस पेपर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इस क्लास को आज संचालित किया है। और इस क्लास में हम जो बातें करना चाहते हैं, उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय शासन और भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनके बारे में हमको समझ होनी चाहिए। इसलिए ही हम पहले भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राज्य व्यवस्था के टॉपिक शुरू करने से पहले, मुख्य टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ मुद्दों पर या कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पहले लिख दिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान प्रारंभ करने से पहले हमें संविधान राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ शब्दावलियों एवं अवधारणाओं, अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, से अवगत होना आवश्यक है। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन अवधारणाओं से, इन शब्दावलियों से अवगत नहीं होंगे, आपको इन पर क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप पॉलिटी के टॉपिक प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, मेंस में भी आपको बहुत समस्या आएगी। तो हम जो भी टॉपिक अपना यूपी स्टेट स्टैंडर्ड का शुरू करना चाहते हैं और उसमें जो भी हम डिस्कशन करना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि कुछ शब्दावलियों, अवधारणाओं से हम अवगत हों, उनके बारे में जानकारी हो। तो हम इसके बाद में जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे या लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे, उसमें इन शब्दावलियों पर पहले बात होगी। ये मुश्किल से मुश्किल 1, 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित दूसरे टॉपिक्स का डिस्कशन या मुख्य टॉपिक पर आएंगे और उसके बाद में हम टॉपिक बाय टॉपिक इस पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे, खास करके भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है लिखित संविधान की, लिखित एवं अलिखित। ये संविधान ये क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, जो हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमारे यूट्यूब के लेक्चर में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक है संविधान और संविधानवाद। संविधानवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इसका क्या महत्व है और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से किस तरीके से सीमित अधिकार की संकल्पना आती है और सीमित सरकार की संकल्पना आती है। सीमित सरकार और फंडामेंटल राइट्स और बहुत सी चीजें इसमें रिलेटेड होंगी जो हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। तीसरा पॉइंट है हमारा प्राकृतिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस या इसी का पीछे जो अवधारणा है वो क्या है, सोशल नॉट सोशल, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस और नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ क्या होता है और संविधान निर्माताओं ने नेचुरल लॉ का किस तरीके से भारतीय संविधान में इस्तेमाल किया है और ये अवधारणा क्या है और ये प्राकृतिक न्याय से किस तरीके से संबंधित है। प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक विधि होगा, प्राकृतिक विधि। नेचुरल लॉ क्या है, नेचुरल लॉ प्राकृतिक विधि क्या है और इसकी अवधारणा क्या है और प्राकृतिक न्याय से किस तरह से संबंधित है, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसी में हम डिस्कस करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि हमने एक अलग टॉपिक रखा हुआ है लेकिन हम साथ में इसको कवर करेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको क्या कहते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया। जैसे कि अगले टॉपिक में दिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। उसके बाद दूसरी इसी से संकल्पित अवधारणा है विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और स्थापित प्रक्रिया विधि
द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ क्या होता है। इसी कॉन्सेप्ट में हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। किस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों आइडियाज जुड़े हुए हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि राज्य क्या होता है, कोई स्टेट होता है तो क्या होता है। तो राज्य जनरली एक यूनिट होती है जिसमें 4 अवधारणाएं शामिल होती हैं, 4 बातें शामिल होती हैं। उसका एक राष्ट्र है, राष्ट्र भी एक अवधारणा है। इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, ये दोनों क्या होती है। जैसे भारत एक राज्य है, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। देखिए, इसको समझेंगे कि राष्ट्र और राज्य में क्या डिफरेंस होता है और ये अवधारणा कहाँ से आई, क्यों ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। इसके 3 फैक्ट्स होते हैं जो ब्रिटिश लॉ में इस्तेमाल होते हैं, डाइसी द्वारा दिए गए थे। विधि का शासन समझेंगे, रूल ऑफ लॉ क्या होता है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वर्क करता है और क्यों इसकी महत्वता है। इसके बाद में हम आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, राजनीतिक दर्शन, ये फिलॉसफीज क्या है। तो उसमें क्या है, उदारवाद एक फिलॉसफी है जिसको हम क्या कहते हैं, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लिबरलिज्म से पूंजीवाद कैपिटलिज्म कैसे जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ से आई है। तो हम एक कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, उसका समाजवाद और साम्यवाद को समझेंगे और इससे वितरणात्मक न्याय और वामपंथ लेफ्टिज्म का जन्म किस तरीके से हुआ है। और लास्ट में हम देखेंगे दक्षिणपंथ या राइटिस्ट क्या होते हैं। तो ये क्या 3 फिलॉसफीज हैं, इनको एक बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे जो आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के से संबंधित हैं और उसकी जो अवधारणाओं में इनका इस्तेमाल होना है उसको हम देखेंगे भारत में किस तरीके से, भारतीय संविधान में इनका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से ये यूज हुए और किस तरीके से ये भारतीय संविधानवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर आएंगे, जो अगला टर्म है और हमारी संकल्पना है वो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है और लोकतंत्र के विभिन्न रूप क्या होते हैं। तो ये रूप भी समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम देखेंगे तो डेमोक्रेसी 2 टाइप की जनरली होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि आपने सुना होगा, एक बहुत ही इसका बेहतरीन एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आपको डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखेगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको लगभग सभी देशों में दिखाई देगा, चाहे वो भारत हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं आपको सब हर जगह पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखेगा। इसके भी कई फॉर्म है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, दूसरा होता है अध्यक्षीय डेमोक्रेसी या अध्यक्षात्मक सरकार या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इसी के साथ में तीसरी एक फॉर्म और होती है जिसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल, अर्ध अध्यात्मक सरकार। इसको डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्म डिस्कस करेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इस जब ये आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आप भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में एक आइडिया समझने में आपको आसानी रहेगी और भारत का जो मॉडल है, किस मॉडल के ऊपर बनाई गई भारतीय सरकार, भारत का संविधान लिखा गया और भारत के संविधान ने किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया है। एक इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण संकल्पना आती है एकात्मक राज्य व्यवस्था और संघीय राज्य व्यवस्था। तो एकात्मक राज्य व्यवस्था क्या होती है और संघीय राज्य व्यवस्था क्या होती है। जैसे आप देखते होंगे भारत एक संघ होगा, जो हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो संघ क्या होता है, भारत किस तरीके का संघ होगा, कैसा संघ होगा, इसके बारे में हम तो भारतीय संघीय व्यवस्था में समझेंगे। बट संघ और एकात्मक राज्यों के बीच में हमको डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप इस टॉपिक से अगर अवगत नहीं होंगे, वो क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको के लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। तो एकात्मक और यूनिटी फेडरल राज्य व्यवस्था की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद में हालांकि ये टॉपिक हम ऊपर ही कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर वक्त रहता है और इसकी आवश्यकता लगती है तो एक न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन हम ये फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में ही इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे मोस्टली। लेकिन पुनरावलोकन एक बेसिक आइडिया अगर आवश्यकता लगती है या समय रहता है तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बाद में जुडिशियल रिव्यू की क्या अवधारणा है। इसके बाद में एक टॉपिक है जिसका मैं महत्व नहीं समझता, लेकिन अगर आपको पता हो, भारतीय संविधान, भारतीय पेपर 2 में इससे रिलेटेड टॉपिक आता है, खास करके प्रत्यायोजित विधायन। तो इसमें क्या ट्रिब्यूनल्स वगैरह पर बात होती है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो अगर हम एक आइडिया रखेंगे प्राशनिक विधि क्या होती है, प्रशासनिक विधि क्या होती है और प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी और किस तरीके से ये डिफरेंट होती है रूल ऑफ लॉ से प्रशासनिक विधि।
तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म हैं और कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हम पॉलिटी से संबंधित या पेपर 2 शुरू करने से पहले इन अवधारणाओं के बारे में एक समझ विकसित करना, इन अवधारणाएं क्या होती हैं, इन अवधारणाओं का क्या यूज है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्यों डिफरेंट डिफरेंट अवधारणाएं भारतीय संविधान में और विश्व के संविधानों में वर्क ली गई हैं और ये सावधानियां क्यों उमर्ज हुई हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, हम इन सब टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे इन अपने आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में। उसके बाद में हम जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक है पेपर 2 संबंधित और प्रीलिम्स से संबंधित टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी अवधारणा को, किसी भी टर्म को डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक लेक्चर है जो ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है। आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये है, आप एक लेक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा रिटन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी क्या संकल्पना और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणाली में काम करता है, इन दोनों की महत्ता क्या है, खास करके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या महत्ता और किस तरीके से वर्क करता है। तो आप एक बार ये टॉपिक देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा और इसकी समझ विकसित हो जाएगी, इसमें दोनों में क्या भेद होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम दूसरे टर्म्स जो संबंधित टर्म है पॉलिटी से और कॉन्स्टिट्यूशन से उन पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको टर्म की लिस्ट दी है ये किसी एक सीरीज में ना होकर के या क्रमवार ना होकर के एक चित्रण है जो हम आगे एक क्रम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टर्म और नए उदाहरणा के साथ में या इनसे संबंधित टर्म और धारणा के साथ में। थैंक यू।